हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 के चैप्टर नंबर 9 या फिर टॉपिक नंबर 9 के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मूड गर्भ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस जो मूड गर्भ टॉपिक हमारा होने वाला है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से हम लोग हर एक पॉइंट्स को देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूड गर्भ के निरुक्ति, परिभाषा, निदान और संप्राप्ति और उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूड गर्भ के भेद, गति और चिकित्सा के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये डिज़ायर टू नो टॉपिक है, मतलब कि इस पर 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मूढ़ गर्भ होता क्या है। मूढ़ गर्भ की परिभाषा की पहले बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि मूढ़ करोति पवना खलु मूढ़ गर्भ। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े श्लोक भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर चाहिए तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा श्लोक भी कर सकते हैं कि मूढ़ करोति पवना खलु मूढ़ गर्भ। मतलब क्या कि जो पवन होता है, पवन मतलब क्या कि वायु, जो अपान वायु होती है वो क्या करती है, जब हमारे गर्भ को अवरोधित कर देती है, उसको मूढ़ कर देती है, तो उस कंडीशन को हम लोग मूढ़ गर्भ कहते हैं। तो बोला क्या गया है, वह गर्भ जब कभी विवृद्ध होकर असम्यक रूप से आने पर अपत्य योनि में आकर भी निकलने में असमर्थ हो एवं अपान वायु की विगुणता से सम्मोहित हो जाता है, तब वह मूढ़ गर्भ कहलाता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो गर्भ जो है वो विवृद्ध हो गया, मतलब अच्छे से बढ़ गया है, लेकिन असम्यक रूप से। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, असम्यक रूप से, मतलब कि जैसा आना चाहिए योनि के अंदर वैसे नहीं आके क्या हो रहा है, असम्यक रूप से अपत्यवत में योनि में आ रहा है। और यहाँ पे वायु की विगुणता हो जा रही है, अपान वायु सही से काम नहीं करने की वजह से वो क्या हो रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है, सम्मोहित हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग मूढ़ गर्भ कहते हैं। नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि वही गर्भ जब कभी असमक अपतपथ में अनेक प्रकार से आकर विगुण वायु से पीड़ित एवं मोहित हो जाता है, तो वह मूढ़ गर्भ कहलाता है। और मूढ़ वायु गर्भ को मूढ़ कर देती है। ठीक है, तो सब बस इतना ही याद रखना है कि मूढ़ गर्भ का मतलब क्या हुआ कि जो गर्भ है वो विवृद्ध होकर जब योनि मार्ग में या फिर अपत्य पथ में आती है, लेकिन वो बाहर निकलने में असमर्थ रहती है, तो इस कंडीशन को हम लोग मूढ़ गर्भ कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इसके डेफिनेशन के बारे में। इसके निदान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो निदान में बेसिकली हमें सुश्रुत निदान स्थान में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें क्या बोला गया है कि ग्राम्य धर्म यान वाहन अध्वगमन प्रस्खलन प्रपतन पीड़न धावना भी। मतलब क्या क्या, ग्राम्य धर्म मतलब क्या कि मैथुन कर रहे हैं, यान का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर अध्वगमन पैदल ज़्यादा चल रहे हैं, प्रस्खलन मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, या फिर प्रपतन कहीं गिर गए हो, प्रपीड़न किसी ने दबा दिया हो, या फिर धावन बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, अभिघात विषम शयन करना, विषम आसन में बैठना, उसके बाद उपवास, वेग विघात मतलब कि वेगों का धारण कर रहे हैं, अति रुक्ष कटु एवं तुक्त भोजन का सेवन कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, क्षार आदि का अति सेवन कर रहे हैं, अतिसार, वमन, विरेचन, और उसके बाद झूला झूलना, अजीर्ण एवं गर्भ सातक औषधियाँ। ठीक है, जो गर्भपात वाली औषधियाँ होती हैं उनके प्रयोग से गर्भ जो होता है अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि वृंत से मुक्त फल। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो फल होता है पेड़ के वृंत से लगा रहता है लेकिन वो बाद में क्या होता है, मुक्त हो जाता है कुछ समय बाद, पकने के बाद। उसी तरह ये सभी डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ बताई गई, जैसे कि मैथुन कर रहे हैं, यान या वाहन का सेवन कर रहे हैं, अधोगमन पैदल चल रहे हैं आदि, जो यहाँ पे हेतुएं बताए गए हैं, इनसे क्या होता है कि जो गर्भ होता है वो अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो अपने बंधनों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है और विषम रूप से अपत्य पथ में आके रुक जाता है। ये उसका क्या हो गया, निदान हो गया। तो ये सारे निदान आपको याद रखना है, क्या क्या निदान है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या बोला गया कि आचार्य हारित के अनुसार माता के द्वारा विरुद्ध आहार का सेवन गर्भशूल, शिराशूल अथवा गर्भ का तिर्यक होकर भग द्वार छोड़ना इत्यादि से गर्भ की मृत्यु हो जाती है, और लज्जा के कारण भग के संकोच से वह गर्भ मूढ़ गर्भ हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये भी सेम ही चीज़ बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ बताई है, आहार विहार बताए गए, उनके कारण जो अपत्य होता है या फिर जो हमारा गर्भ है वो अपने जगह से च्युत हो जाता है, अपने जगह से क्या होता है, हट जाता है, और गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, वो बाहर अच्छे से नहीं निकल पाता है। इस कंडीशन को हम लोग मूढ़ गर्भ कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा परिभाषा के बारे में, कि परिभाषा में देखा कि विवृद्ध होकर अपत्य पथ में असम्यक रूप से आकर निकलने में असमर्थ होने के
कारण किसकी वजह से असमर्थ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपान वायु की विगुड़ता है, तो इसको हम लोग मूढ़ गर्भ कहते हैं। इसके हम लोग ने निदान देख लिए, तो आप श्लोक भी याद कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पॉइंट याद कर सकते हो कि मैथुन के कारण, यान वाहन आदि के सेवन के कारण, अध्वगमन के कारण, उपवास, वेग अभिघात कर रहे हैं, या फिर अति रुक्ष कटु तिक्त भोजन का सेवन कर रहे हैं, तो इन सभी से जो च्युत वायु है या फिर जो मूढ़ हुई वायु है वो भी क्या करे, हमारे गर्भ को मूढ़ करके मूढ़ गर्भ की स्थिति को उत्पन्न कर देती हैं। इसके संप्राप्ति की बात कर लेते हैं। तो संप्राप्ति में बोला गया है कि सविमुक्त बंधनों गर्भाशय अतिक्रम में यकृत प्लीहा आंत्र विवरे वस्त्र समान कोष्ठ संक्षोभम अपादयति तस्य जठर संक्षोभ द्वायुर्पान मूढ़ पार्श्व बस्ती शीर्षो उदर योनिशूल अनाह मूत्र संग नाम अन्यतमापाद्य गर्भ च्यावते तरुण शोड़ित अस्त्रमय वड़च। मतलब क्या बोला गया है कि ये जो उपयुक्त कारण हम लोग ने देखा, उनके कारण से क्या हो रहा है कि गर्भ जो होता है अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, गर्भ क्या होता है, जहाँ पे वो था उस जगह से च्युत हो जाता है, अपने जगह से हट जाता है। वो जो मुक्त हुआ गर्भ है वो गर्भशय्या मतलब कि गर्भाशय का अतिक्रमण करने लगता है, गर्भाशय में इधर उधर घूमने लगता है, और गर्भ यकृत प्लीहा और आंत्र के विवरणों से असंसमान हो जाता है और कोष्ठ में संक्षोभ करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, विभिन्न निदानों के कारण गर्भ अपने जगह से हिल गया, उस क्या कर रहा है, गर्भाशय में इधर उधर घूमते हुए कोष्ठ में संक्षोभ कर रहा है, और इसके कारण कोष्ठ में संक्षोभ करने के कारण जो अपान वायु है वो विगुड़ हो गई है, मूढ़ हो गई है, और वो क्या करे, पार्श्व बस्ती शीर्ष उदर योनि में शूल अनाह और मलमूत्र के अवरोध के साथ साथ तरुण गर्भ को शोड़ित या फिर रक्त के साथ च्यवन कर दे रही है या फिर उसकी मृत्यु का कारण बन रही है। तो ये बेसिकली इसकी संप्राप्ति है कि अपान वायु बिगुड़ हो रही है इन सभी के कारण, और वो क्या करे, डिफरेंट जो एरियाज हैं वहाँ पे शूल अनाह आदि कर रही है, मलमूत्र वेगों का अवरोध करते हुए जो हमारा गर्भ है उसकी मृत्यु का कारण बन रही है। तो बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं जो मूढ़ गर्भ है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मूढ़ गर्भ के लक्षण में बोला गया है कि शूलम च योनि जाठरादिशु मूत्र संगम। ठीक है, इसके अंदर दो ही मेन लक्षण मिलते हैं कि शूलम च योनि जाठरादिशु मतलब कि योनि और जाठरा मतलब कि उदर में शूल देखने को मिलता है और मूत्र का संग देखने को मिलता है इन केस ऑफ द मूढ़ गर्भ। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ मतलब क्या कि अगर अंदर ही रुका हुआ है गर्भ तो वो क्या करेगा, हमारे मूत्र का भी अवरोध करता है, मूत्र संग कॉज करता है, और दूसरी चीज वहीं पे वो जो हमारा अपान वायु है उसको विगुड़ करके योनि और उदर आदि में शूल की उत्पत्ति करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके भेद के बारे में। तो डिफरेंट आचार्यों ने अलग अलग तरीक़ों से इसके भेद बताए हैं, दोष के अनुसार भेद बताए और उसके स्थिति के अनुसार भेद बताए हैं। तो बोला गया है कि इसके मुख्यतः जो सुश्रुत है उन्होंने 4 भेद बताए हैं। ठीक है, ततः स कील प्रतिखीरो बीजक परिघ इति। ठीक है, 4 कौन कौन से भेद बताए हैं, कील, प्रतिखूर, बीजक और परिघ। ठीक है, कील, प्रतिखूर, बीजक और परिघ, ये किसने बताया, सुश्रुत ने बताया हम। वहीं पे हम लोग अगर आचार्य हारित की बात करें तो उन्होंने दोषों के आधार पे बताया। ठीक है, दोषों के आधार पे उन्होंने 7 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और सन्निपातज। तो इस तरह से उन्होंने क्या किए हैं, भेद बताएं। अब भेदानुसार जब हम लोग लक्षण की बात करते तो सबसे पहले हम लोग सुश्रुत की बात कर लेते हैं, स्थिति के अनुसार जो उन्होंने बताया है। तो उसमें सबसे पहले आता है कील। कील का जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे उसमें क्या बोला गया, तत्र ऊर्ध्व बाहु सिर पादो योनि मुखम निरूढ़ धी कील इव स कील। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो गर्भ क्या करता है, अपने बाहु, सिर और पैर, ठीक है, जो गर्भ अपने बाहु, सिर और पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील के भांति अवरुद्ध करता है, वह कील कहलाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो ये हमारा गर्भाशय है, तो ये जो गर्भाशय है इसके अंदर जो हमारा बेबी रहेगा उसका हाथ और जो पैर रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो पीठ वाला एरिया रहेगा वो नीचे की तरफ योनि मुख की तरफ रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कील। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कील कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि यहाँ पे उन्होंने माधव निदान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने जो कील है उसी को संकीलक नाम भी दिया है। अब इसके बाद आता है सेकंड जो पोजीशन बताई गई है इसमें, दैट इज प्रतिखुर बोले गए है। तो इसमें क्या बोला गया, निह श्रुत हस्त पाद सिरा काय संगी प्रतिखुर। इसमें क्या होता है, जो कील है उसका एकदम अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हाथ, पैर एवं सिर से निकलता हुआ परंतु शरीर से रुका हुआ ये प्रतिखुर होता है। ऊपर क्या हो रहा था कि हाथ पैर सब ऊपर थे,
लेकिन जो प्रतिकूल कंडीशन है इसमें क्या होगा कि जो वजाइनल ओपनिंग होती है, बर्थ कैनाल की ओपनिंग होती है, जो हमारा फीटस रहेगा उसके हाथ और जो पैर वाले रीजन रहेंगे नीचे रहेंगे, और सिर और ये जो उसका मेन बॉडी पार्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से क्या बोला गया कि हाथ और पैर और सिर से निकलता हुआ, इसके हाथ पैर और सिर क्या रहेंगे, योनि मुख की तरफ रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ वो शरीर रहेगा, जिसके वजह से इस शरीर की वजह से वो क्या रहेगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। तो इसको हम लोग प्रतिकूल कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है बीजक। बीजक क्या बोला गया है कि यो निर्गच्छेत्य एक शिरोभुज सबीजक। मतलब क्या बोला गया है कि सिर के साथ जो गर्भ एक भुजा एवं सिर से निकलता है वो बीजक है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि गर्भाशय में जो हमारा गर्भ रहेगा वो बाहर तो निकल रहा होगा, उसका बॉडी जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो सर रहेगा वो नीचे आ रहा है, लेकिन सर के साथ एक हाथ भी बाहर निकल रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बीजक कहते हैं। तो क्या बोला गया कि जो गर्भ एक भुजा मतलब एक बाहु और सिर के साथ बाहर की तरफ निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। और माधव निदान भाव प्रकाश में दोनों भुजा एवं सिर का निकलना बीजक माना गया। ठीक है, जो माधव निदान और भाव प्रकाश है वो क्या मानते हैं कि जब दोनों हाथ और सिर एक साथ बाहर की तरफ हो तो उसको बीजक कहा जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास चौथा जो प्रकार सुश्रुत ने बताया है, इसे परीघ कहते हैं। इसमें बोला गया यह तू परीघ इव योनि मुख आवृत्तय निष्ठेत सपरिघ। मतलब क्या हो गया कि जो गर्भ योनि मुख को या फिर जो योनि मुख है उसको परिघ, परिघ मतलब द्वार बंद करने हेतु प्रयुक्त दंड की भांति आवृत करता है, वह परिघ मूढ़गर्भ कहलाता है। मतलब इसमें क्या रहेगा, एकदम ट्रांसवर्स लाइन में बेबी रहेगा या फिटस रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिघ कहते हैं। तो ये चार प्रकार स्थिति अनुसार किसने बताया, सुश्रुत ने। तो ये चारों आपको याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले जब मूढ़गर्भ की बात करते हैं तो मूढ़गर्भ में आपको क्या याद रहना चाहिए, परिभाषा याद रहना चाहिए। उसके निदान हम लोग ने देख लिया कि अध्वगमन ये सारी चीजें कर रहा है। निदान के बाद निदान के कारणों के सेवन के कारण क्या हो रहा है, अपने जगत से मुक्त होके वो क्या कर रहा है, कोष्ठ में संक्षोभ कर रहा है, वो अपान वायु विगुड़ हो रही है, जिसके कारण ये मूढ़गर्भ की कंडीशन उत्पन्न हो रही हैं। इसमें लक्षण हम लोग ने देख लिया, दो ही लक्षण मिलते हैं, योनि और उदर में शूल रहेगा और मूत्र संग रहेगा। फिर हम भेद की बात कर रहे थे, तो भेद में हम लोग ने देखा कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद बताए हैं, जिसमें से जो सुश्रुत है वो उन्होंने चार भेद बताया स्थिति अनुसार, कील, प्रतिकूल, बीजक और परिघ। तो कील में हम लोग ने देखा कि हाथ पैर दोनों ऊपर की तरफ रहेगा, मेन बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ रहेगी। इसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाता है प्रतिकूल। और उसके बाद बीजक में क्या रहेगा, सर बाहर आ रहा होगा और इसके साथ एक हाथ बाहर आ रहा होगा। और परिघ में क्या हो रहा है, एकदम ट्रांसवर्स लाइन में बेबी पड़ा रहता है, तो इसको हम लोग परिघ कहते हैं। और उस वो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो हम लोग ने हारित का देखा था, जो उन्होंने दोषज बताए थे, ठीक है, हारित के अनुसार दोषज के आधार पर जो 7 प्रकार के मूढ़गर्भ बताए थे उसके लक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वातज मूढ़गर्भ है, वातज मूढ़गर्भ में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो बस्ती में शूल रहेगा, योनि के द्वार का अवरोध रहेगा, जठर में गर्जन, जठर प्रदेश से थोड़ी मोड़ी आवाज आएगी, आधमान रहेगा, तोद रहेगा, अंग भंग और निद्रानाश, ये सभी लक्षण किसमें देखने को मिलेंगे, वातज मूढ़गर्भ में। वहीं पे पुत्तज मूढ़गर्भ में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, शूल तो रहेगा ही, इसके अलावा त्रिदोषज ज्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, पित्त के कारण यहाँ पे क्या होगा, ज्वर जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, तृष्णा रहेगा, भ्रम रहेगा, इसके अलावा मूत्रकृच्छ एक इंपॉर्टेंट बोला गया है, और शिरोवेदना, ये सारे लक्षण हमें पित्तज मूढ़गर्भ में मिले। और उसके बाद आता है कफज मूढ़गर्भ। कफज मूढ़गर्भ में आपको आलस्य, तंद्रा, निद्रा देखने को मिलेगा। मतलब जो कफ के लक्षण होते हैं, जैसे कफ के लक्षण में हमें क्या देखने को मिलता है, आलस्य देखने को मिलता है, तंद्रा देखने को मिलता है, निद्रा अधिक रहती है, शरीर में भारीपन या जड़ता रहता है। इसके अलावा आधमान लक्षण देखने को मिलता है, कंप रहेगा, काश रहेगा, और मुख में वैरस्यता रहती है। द्वंद्वज मूढ़गर्भ में दो दोषों के लक्षण मिलेंगे, और सन्निपातज मूढ़गर्भ में तीनों दोषों के लक्षण मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विदिन द मूढ़गर्भ। तो अभी तक हम लोग ने पहला जो टॉपिक था हमारा एनसीईआरटी सिलेबस का वो देखा, जिसमें हम लोग ने परिभाषा की बात कर ली, निदान की बात कर ली, संप्राप्ति की बात कर ली और लक्षण की बात कर ली। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भेद, गति और चिकित्सा ऑफ द मूढ़गर्भ, क्योंकि इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और सारी चीज़ें एक साथ समझेंगे भी नहीं। तो आगे के वीडियो में मैं और अच्छे से जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, जैसे कि हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है भेद, गति और चिकित्सा, वो हमारा मस्ट टू नो टॉपिक है, तो उसको और अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक अभी हम लोग ने देखा परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, ये डिजायर टू नो टॉपिक है, तो इसमें चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता और नहीं भी पूछा जा सकता।
लेकिन फिर भी इसमें जो ये भेद वाला कंसेप्ट है वो आपको ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये सुश्रुत के अनुसार जो भेद बताए गए हैं उस पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस यहाँ तक अभी क्लियर हो गई होंगे। कोई भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।